नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का सफलता की कहानी टॉपर्स की ज़बानी। तो दोस्तों, मैं और मेरे साथी विवेक सर, आपके प्रिय विवेक सर एक बार फिर से एक और एसएससी सीजीएल में सफल टॉपर के साथ आपके सामने मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय है पार्थ सिंह, जो कि एसएससी सीजीएल 2020 में 138th रैंक लेकर आए हैं और हमारे साथ आए हैं अपनी सफलता की जो कहानी है उसको शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि किस किस तरीके से किन किन चैलेंजेस को फेस करके उन्होंने ये सफलता हासिल की है। तो पार्थ, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू हमारी तरफ से और पूरे करियर व्हील की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। और बहुत प्राउड फील होता है जब हम देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिन लोगों को हमने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, जिनकी हमने मदद की, उनके सिलेक्शन में जब वो यहाँ पर सिलेक्शन की हमें जानकारी देते हैं, यहाँ पर आकर हमें खुशखबरी देते हैं, तो हमें बेहद अच्छा लगता है। और हम यही चाहते हैं कि उनके साथ हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू हो, थोड़ी सी बातचीत हो और वो बातचीत हम आप तक भी लेकर जाएं ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले, आपको भी ऐसा लगे कि बस अगली बार अब हमें ही जाकर बैठना है अभिषेक सर और विवेक सर के साथ और हमें भी बातचीत करनी है और अपनी सफलता की बात बतानी है। तो हम कुछ बातें शेयर करेंगे और कुछ बातें पूछेंगे पार्थ से कि वो किस किस तरीके से इस मकाम तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्थ, हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बताएं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं, ये हमें बताएं थोड़ा सा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेन चीज़, क्योंकि सबसे पहले तो यही जानने की सबको उत्सुकता होगी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो कौन सी जगह है देश की जिसने इतना जाके एक लड़के ने इतना ज़्यादा नाम रोशन करा है सभी लोगों का। तो आप मुझे थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताइए और सबसे मेन चीज़ ये मुझे बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको ये खबर कैसे मिली, ठीक है? और जैसे ही आपको खबर मिली और जब आपने ये खबर अपने घर पे सुनाई तो आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली वालों का, आपके रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि रिएक्शन बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि आप लंबे टाइम से इस रिएक्शन का इंतजार कर रहे होंगे। तो पार्थ, सबसे पहले हमें कुछ अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम पार्थ सिंह है। मैं कानपुर ज़िले के एक छोटा सा एक टाउन है घाटमपुर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और फैमिली में जैसे आपने पूछा, 4 लोग हैं, मम्मी पापा मैं और दी। माय फादर इज़ अ लॉयर, मम्मा हाउस मेकर हैं, एंड दी इज़ अ यूपीएससी एस्पिरेंट, प्लस शी इज़ वर्किंग कॉर्पोरेट एज वेल। रही बात रिएक्शन की और रिजल्ट डे की, तो कोइंसिडेंटली आई वाज ट्रैवलिंग दैट डे। तो जब रिजल्ट शाम के वक्त आया 6 साढ़े 6, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ था, आई वाज इन अ बस। और थोड़ा लेट हमें कानपुर पहुंचना था, 10 बजे शेड्यूल थी। तो रास्ते में ही थे, मुझे पता चल गया, बट मेरे फ्रेंड को पता चल गया, उसने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, तो बाकी फ्रेंड्स को पता चल गया। मुझे हर जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, बट मेरे घर वालों को नहीं पता है। तो मैं हर किसी के कॉन्ग्रेचुलेशन का रिप्लाई थैंक यू के साथ दे रहा हूँ, बट साथ में गिल्ट भी आ रहा है कि यार मम्मी भी वेट कर रही होगी, उनको तो कुछ पता भी नहीं है। क्योंकि मेरा था कि सामने जाऊंगा मिठाई लेके, एंड तब फिर वही हुआ, जब शाम को मिठाई लेके पहुंचे तो मुझे लेट हो गया था, वो लोग ऑलरेडी डिनर के लिए बैठ चुके थे। मैंने बेल वगैरह रिंग की, वो आए, खोला उन्होंने, मैंने तब भी कुछ नहीं बताया, मैं प्रॉपर चेंज वेंज करके आया। वो खाना खा के जैसे ही उठे थे, पूजा वाली अलमारी की तरफ मैंने उनको बुलाया कि 1 मिनट आ जाइए। तो पापा, ही हैड अ लॉन्ग डे, तो थोड़े से वो इफी इफी से थे, तो कहते मुझे सोने जाना है, लेट हो रहा है, कल बात करते। मैंने कहा 2 मिनट के लिए तो आ जाइए। आए, मिठाई सामने देखी, कहते खाना खा चुके, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा अरे खाओ तो, कहते हुआ क्या है? मैंने कहा रिजल्ट आ गया है। तब उन्होंने खाई, काफी खुश थे। रात के 12-12 बजे रिश्तेदारों को फोन घुमा रहे थे, तो उधर से सब नींद में ही बोल रहे थे हाँ ठीक है कल बात करते हैं, अच्छा है हो गया। तो ये रिएक्शन था उनका। डेफिनेटली जब सिलेक्शन होता है तो फैमिली को बहुत अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहे होते हैं कि वो भाई अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन लेकर भाई सिंपल सी बात है कि वो अपनी लाइफ सेट करेंगे और उनका भी जो ओल्ड एज जब होंगे वो, तो उनकी लाइफ भी बहुत अच्छे से जाएगी। तो पार्थ, अपने एज बारे में थोड़ा बताएं कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है। सर, 12th तक की मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो सेकेंडरी स्कूलिंग कानपुर से ही हुई है। स्कूल है ऑक्सफोर्ड मॉडल स्कूल श्यामनगर, तो वहाँ से स्कूलिंग हुई है। और मैं साइंस बैकग्राउंड से था, पीसीएम मेरा था, और एवरेज स्टूडेंट था पढ़ाई में। बट 12th के बाद मुझे क्रिकेट खेलना था, हमेशा से ही था कि मुझे उस साइड पे जाना है। तो 12th के बाद इसलिए मैंने स्विच किया आर्ट साइड पे, क्योंकि कंपैरेटिवली कम टाइम देना पड़ता है, चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे टेक्निकल में नहीं जाना था, तो इसलिए मैंने फिर ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर और फिलोसफी ऑप्ट किया। कानपुर यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किया और साइमल्टेनियसली मेरा क्रिकेट भी चल रहा था। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी जब मैंने की तो वो भी हिस्ट्री से की। तो ये मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड यही है।
पार्थ, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने कहा कि आप क्रिकेट खेलना चाहते थे, आप क्रिकेटर बनना चाहते थे। वैसे तो हमारे देश में देखो भाई, हर बच्चा ना बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता है। मैं भी बचपन में सचिन तेंदुलकर बनना चाहता था, विवेक सर भी अनिल कुंबले बनना चाहते थे। ठीक है, और रही बात आजकल के अगर यंगस्टर्स की बात करें तो हर कोई विराट कोहली बनना चाहता है, रोहित शर्मा बनना चाहता है। तो पार्थ, मुझे बताइए कि भाई आपने कहा कि आप कानपुर से बिलोंग करते हैं, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम भी है जहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो ठीक है, आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे क्रिकेट का शायद बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि मैंने देखा भी है कानपुर में, लखनऊ के आसपास मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि उन्हें क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। और हमारे यूपी से बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स भी हुए हैं जिन्होंने बहुत नाम रोशन करा इंडियन टीम में। तो मेरा सवाल ये है कि भाई आप बचपन से क्रिकेट खेलना चाहते थे, आपने 12th क्लास तक पीसीएम में पढ़ाई की और आप चाहते थे कि मैं क्रिकेट में कंटिन्यू करूं, इस वजह से आप ह्यूमैनिटीज में आ गए, इस वजह से आप आर्ट साइड में आ गए। तो फिर आपने एकदम तैयारी करना क्यों सोचा? आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि भाई मुझे क्रिकेट में एक बार ट्राई करना चाहिए? कि आपने क्रिकेट में ट्राई किया या किसी लेवल पे आपने क्रिकेट खेला? सर मैंने ट्राई डेफिनेटली किया। मैंने क्रिकेट को 2.5 साल दिए हैं आफ्टर 12th, और उसके चक्कर में पढ़ाई बहुत ख़राब हो रखी थी। ग्रेजुएशन कॉलेज में नहीं जा रहा था, अटेंडेंस का इशू था, तो वो सारी चीज़ें भी फेस करी। बट उस मोमेंट पे व्हेन यू पैशनेट अबाउट समथिंग तो एवरीथिंग सीम्स वर्थ इट। तो वही वाला था कि नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक दिन सारी चीज़ें जो हैं जस्टिफाइड होंगी। बट 2019 में फिर पापा के साथ एक गुफ्तगू हो रही थी। 19 का वो एक्चुअली मेरा लास्ट ईयर था, अंडर 19 का। तो जिनको नहीं पता है क्रिकेट का स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो ऐसा है कि अंडर 12 लेवल होता है, अंडर 14, अंडर 16 एंड अंडर 19, इस एज ग्रुप में क्रिकेट खेला जाता है। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी 17 की एज में स्टार्ट किया था, तो 12, 14, 16 में स्किप कर चुका था। मेरे पास सिर्फ 19, 23 एंड देयर आफ्टर रणजी का मेरे पास मौका था। अब उसमें भी जितना आप लेट करते हो, अगर आपने पहले कुछ क्रिकेट नहीं खेला तो सेलेक्टर्स दे हेजिटेट इन पिकिंग यू। तो 19 का जब मैं ट्रायल देने गया तो जोन डिस्ट्रिक्ट क्लियर हुआ था, सेकेंड ट्रायल जो जोन का था मैं वहाँ से बाहर आया। एंड वो 19 का भी मेरा लास्ट ईयर था, क्योंकि 19 में क्रॉस करने वाला था। तो उस शाम पापा से फिर जब बात हुई, तब उन्होंने भी बोला कि अब रियलिस्टिकली अगर देखें तो कुछ तुम्हारा चांस इसमें बचा नहीं है, और अगर है भी तो बहुत मिनिमल है, उतना रिस्क मैं अलाउ नहीं करूँगा। अभी तक ठीक था, तो अभी चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ बैकअप अपने लिए ढूंढो। तो मैं उस टाइम पे यूपीएससी करना चाह रहा था, क्योंकि दी ऑलरेडी यूपीएससी में थी एंड इट वाज अ 3rd ईयर। तो जब मैंने उससे बात रखी तो उसने कहा कि एक जो काइंड ऑफ गलती या रिग्रेट उसका है वो ये है कि वो बैकअप लेके नहीं चली। तो उसने बोला कि डायरेक्टली यूपीएससी में जंप मत करो, स्पेशली क्योंकि 12th के बाद तुमने ढंग से पढ़ाई भी नहीं करी है। तो गो फॉर समथिंग जो कि ज़्यादा डुएबल है, प्लस तुम्हारा टेक्निकल साइड था एंड आई वाज गुड एट मैथ्स। तो उसने बोला कि गो फॉर इधर एसएससी, बैंक्स। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना चालू किया एंड फिर फाइनली कुछ लोगों से बात करी, कुछ सीनियर्स से बात करी, तो आई डिसाइडेड कि हाँ, एसएससी में कोई जॉब नेचर ठीक लग रहा है, क्योंकि एमईए वाज समथिंग जिसने एक्साइट किया कि अच्छा यहाँ पे भी मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई वेंट विद एसएससी। तो चलिए भाई, अब तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आप प्रोफेशनल बन चुके हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप एज प्रोफेशनल तो क्रिकेटर नहीं बन पाए, लेकिन अब आपको बहुत मौके मिलेंगे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से खेलने के लिए। तो और डेफिनेटली हम यही चाहेंगे कि आप अपना जो शौक था, अपना जो पैशन था, आप उसको कंटिन्यू करें, प्रोफेशनली नहीं, लेकिन हाँ, अब आप शौक के लिए हमेशा क्रिकेट खेल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चूज़ किया। यस सर। तो क्या आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ही जाना चाहते थे, या आपने कुछ और पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी और वो आपको नहीं मिली, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिल गया? और यदि आपको एक्सटर्नल अफेयर्स ही चाहिए था या आप चाहते थे, तो क्या कुछ ऐसा है कि आपको हिंदुस्तान से थोड़ा कम प्यार है, या आप चाहते हो कि आप हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड वाइड जाकर रिप्रेजेंट करो और अलग अलग देशों में जाकर बताओ कि भाई हिंदुस्तानी इतने काबिलियत रखते हैं और इतने काबिल होते हैं? उसका क्या रीज़न है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो दी है, या जो ये पोस्ट आपको मिली है, उसका रीज़न क्या है? सर, तो सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस की बात रही तो यस, एमईए वाज समथिंग व्हिच आई ऑप्टेड। हमेशा से यही चाहिए था। एसएससी प्रिपरेशन का जो मोटिवेशन था वो भी यही था कि ठीक ठाक रैंक लानी था, कि एमईए मुझे मिल जाए। अब क्यों, उसका ये था कि क्रिकेट भी जब खेलना स्टार्ट किया तो हाँ, गेम है, एंजॉय करते हो आप खेलना, बट अगर हाईएस्ट लेवल पे खेलने की सोच रहे हो तो द आइडिया कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, वो टी शर्ट में ना यहाँ पे इंडिया का लोगो रहेगा, तो वो बूस्ट बम्स लाता था। तो वही था कि ठीक है यार, इंडिया की टी शर्ट नहीं मिली, इंडिया का ब्लेजर मिल जाएगा अगर एमईए मिलता है तो इसलिए एमईए ऑप्ट किया एंड थैंकफुली वो मिल गया। आपने तैयारी कब करना शुरू किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर, तैयारी मेरी ऑफलाइन मुखर्जी नगर से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे क्रिकेट के सिलसिले में मैं ऑलरेडी दिल्ली आ चुका था। तो इट बिगेन 1 अगस्त 2019, वो मेरा पहला दिन था, और कोइंसिडेंटली करियर विल पे ही तो मैंने वहाँ पे मैथ्स और जीएस का बैच लिया था।
आप अदर स्टूडेंट को कोई ऐसी बात बताना चाहें जहां से, जैसे कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन के बाद अपनी तैयारी करना शुरू, तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या बेहतर तरीका हो सकता है? सर मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया था, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारे एग्जाम्स थे, उसके बीच में मैंने एसएससी चूज़ किया। उसका एक रीज़न ये था कि मैंने सबसे पहले बैंक का, एसएससी का और रेलवे, तीनों का मॉक टेस्ट लगाया। रेलवे रिलेटिवली ईजियर लगा, बैंक्स थोड़ा सा ज़्यादा हायर एंड पे लगा, और एसएससी जो था वो मेरे शायद 200 में 98 आए थे। प्रीवियस ईयर मैंने लगाया था 2017 का प्री का पेपर था, उसमें 98 आए थे। कट ऑफ चेक की तो 130s में थी। तो उस मोमेंट पे अचानक से कॉन्फिडेंट फील हुआ, क्योंकि क्रिकेट की वजह से कॉन्फिडेंस उस टाइम बहुत गंदे हेडस्पेस में था। मैं करियर को लेके बहुत अनसर्टेनिटी थी, रिग्रेट भी कर रहा था अपनी चॉइसेस की, यार आना चाहिए था, इधर नहीं आना चाहिए था। बट उस मोमेंट पे ना एक वो ग्लिमर ऑफ होप दिखा कि यार नहीं यार, 40 नंबर का ही तो फासला है ना कट ऑफ में, तो इतना तो मैं कर लूंगा। तो पहली चीज़ यही है कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो यार पढ़ा है आपने, अपने 15 साल एजुकेशन को दिए हैं, ठीक है, जैसा भी हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, प्रोज हैं कौन से हैं, बट कुछ तो सीखा होगा ना। तो डेफिनेटली जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, जो 4 सेक्शंस हैं रादर एसएससी में, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश, इनमें से कोई एक आपका होगा जो स्ट्रांग होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको लेके चलना है साथ में। जैसे मेरे केस में, क्योंकि जो बैकग्राउंड थी, एजुकेशनल बैकग्राउंड था, वो इंग्लिश मीडियम था, मोड ऑफ जो स्टडी थी वो इंग्लिश थी, तो इसलिए इंग्लिश को लेकर बस प्रीटी कॉन्फिडेंट। जब पेपर भी दिया था उसमें तो 50 में, आई थिंक 40s में हाईएस्ट मेरे इंग्लिश में ही आए थे जब वो मॉक पहली बार लगाया था। तो उस वक्त वो आइडेंटिफाई कर लिया था कि नहीं, इंग्लिश में मुझे ज्यादा टाइम नहीं देना है, मैथ्स इज समथिंग विच आई कैन डू। तो ये चीजें हर किसी को आइडेंटिफाई करनी चाहिए, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और फिर उसको छोड़ के जो बाकी चीजें उन पे वर्क करना चाहिए। ठीक है। अच्छा पार्थ, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि यदि आप शेयर कर सकते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे तो प्रीलिम्स में आपका स्कोर क्या रहा, और यदि हम सेक्शनल बात करें अलग अलग सब्जेक्ट्स में तो उसमें आपका कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहा, और फिर मेंस में आपका कितना स्कोर बना, और जो ओवरऑल आपका रिजल्ट आया उसमें आपका स्कोर क्या था? सर इट्स बिन सम टाइम, तो एग्जैक्ट मुझे स्कोर नहीं पता है। प्री का टोटल आई रिमेंबर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 172 था, और सेक्शनल बात करें तो जीएस में 27 थे, मैथ्स में 47.5, इंग्लिश में भी 45 प्लस थे, एंड रीजनिंग में लेट 30s में थे। बाकी जो था, क्योंकि मेरी जो थी शिफ्ट जो थी इट वाज टुवर्ड्स अ हार्डर एंड, तो इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में मुझे आई थिंक 20 मार्क्स का करीब कुछ मिला था बेनिफिट। तो फाइनल जो स्कोर प्री में बना था इट वाज 172.5। एंड मेंस की बात करें तो मेंस में मैथ्स में था मेरा 187.5, और जो इंग्लिश था वो लेट 170s में था। तो ये मेरा स्कोर था, एंड टीयर 3 में 58 मिले हैं मुझे। ओके। हाँ। तो बीइंग अ जीएस टीचर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे बताया अपना इंडिविजुअल स्कोर बताया, तो उसमें मैंने देखा कि आपने सबसे कम मार्क्स जो बताए मुझे वो आपके जीएस में थे। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे थे, जब आपने तैयारी शुरू की थी, तो आपने कहा कि आपने मुखर्जी नगर दिल्ली में आकर मैथ्स का बैच लिया था और जीएस का बैच लिया था। जी सर। तो जीएस आपकी पहले से वीक थी इसलिए आपने जीएस का बैच लिया था, या जीएस में आपको इंटरेस्ट था भाई, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन भी ह्यूमैनिटीज से किया है, तो हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी था, आपने मास्टर्स में भी किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस समय आपको सिलेक्शन में जीएस का क्या रोल लग रहा था, और जब आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद आप जीएस के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि, और आप जो अपकमिंग स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आप उनको जीएस के लिए क्या सीख देना चाहते हैं कि उनको जीएस को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितना नेग्लेक्ट करना है, जीएस को छोड़ के चलना है या जीएस को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है? बस ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे। सर पहली बात तो जो जीएस वाला आपने पूछा फर्स्ट क्वेश्चन, जब मैं आया था तब मेरा क्या ओपिनियन था जीएस को लेके, तो इंटरेस्ट नो डाउट था, क्योंकि एज आई सेड पढ़ाई में हमेशा ठीक ठीक था, मन लगता था पढ़ाई में। तो और हिस्ट्री का ऊपर से स्टूडेंट भी था ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो था कि नहीं पढ़ सकता हूँ, जीएस अच्छी लगती हैं, सब्जेक्ट्स मुझे जानने हैं और जानना है। बट ज्वाइन करना मेरा क्योंकि मेरी वीक थी, तो कह सकते हो आपकी मजबूरी थी, मुझे पता था कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, तो मैंने इसलिए क्लासेस ज्वाइन की थी। फिर ड्यूरिंग अ मैथ्स क्लास राकेश यादव सर हमारे टीचर थे, तो उन्होंने एक बात भी बोली थी अबाउट एसएससी। उस टाइम नया नया था, मुझे ज़्यादा नहीं पता था एग्जाम ट्रेंड क्या है। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जो 3 सब्जेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम जीएस, वो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, जीएस जो है वो आपकी रैंक बनाता है। एंड क्योंकि मुझे एमईए चाहिए थी और ये पता था कि एमईए के लिए रैंक मुझे बहुत अच्छी लानी, टॉप 100 टॉप 200 में होना ही चाहिए मेरा, तो मुझे पता था कि मैं जीएस को पर्सनली निग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ। बट अभी की अगर आप बात करो जो कमिंग एस्पिरेंट्स है 2022 और उसके आगे वाले, तो मेरे टाइम पे जीएस का जो परसेंटेज वेटेज था वो 7% था, 7.14 टू बी एग्जैक्ट। 50 नंबर आते थे, 50 नंबर का जीएस पूछा जाता था 700 मार्क्स में। अभी टेबल्स हैव टर्न्ड ड्रास्टिकली, क्योंकि अभी तो
परसेंटेज जो वेटेज है वो 19 पॉइंट समथिंग परसेंट, तो यानी हर 5 में से एक क्वेश्चन जीएस का ही आना है। तो अब जीएस को अब निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, अब उसकी वेटेज बढ़ चुकी, तो आप मजबूरी समझो चाहे जो समझो, अब आपको पढ़नी पड़ेगी। तो हाँ, हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एडवांटेज था कि अगर हमारे बाकी 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो प्री हम उनके सहारे निकाल लेते थे एंड फिर मेंस में मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते थे। बट अभी प्री के तो मार्क्स काउंट नहीं होने, इट्स ओनली क्वालिफाइंग, तो मेंस में बच्चों को चारों सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करना पड़ेगा, निगलेक्ट किसी को भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, पार्थ ने बहुत अच्छी बात कही कि जीएस रैंक बनाती है, और बहुत अच्छा लगा सुनकर सेलेक्टेड स्टूडेंट ने ये बोला है। तो दूसरा, जैसे हम लोग क्लास लेते हैं जीएस की, तो एसएससी वाला जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा उसका मतलब प्रायोरिटी ये रहती है कि आप हमें फैक्ट करा दो, सीधे सीधे वन लाइनर लिखा दो। आपका क्या व्यू रहेगा इस पॉइंट पे कि सीधा टॉपिक को एक कॉन्सेप्ट से करना चाहिए या सीधा सीधा फैक्ट तैयार करने के बाद और उसको खत्म कर दिया जाए? सर आई विल बी वेरी वेरी ब्लंट इन दिस, अगर वन लाइनर चाहिए तो मार्केट में जाओ, 30-30 रुपए की किताब है, वहाँ कर लो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, टीचर का भी अपना भी। तो उन वन लाइनर्स इतनी सारी हो जाती है ना कि इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रिटेन देम अनलेस आपको उसके पीछे की बैक स्टोरी पता है। अब कौन कब पैदा हुआ, लाइक मिडिवल में अगर आपको दिल्ली सल्तनत में अगर आपको किंग्स चाहिए तो कौन कब आया, रेन कब स्टार्ट हुआ, उसके पीछे की अगर बैक स्टोरी पता होगी ना, तो क्रोनोलॉजी क्योंकि अगर पूछा भी जा रहा है ना तो ऑप्शंस इतने क्लोज नहीं रखे जाते हैं, आप हिट एंड मिस आपका चल जाएगा, बट उसके लिए आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि अच्छा नहीं उस सेंचुरी में ये तो नहीं था, ये तो नहीं था, तो आपको बैक स्टोरी अगर पता है तो फैक्ट्स रिटेन हो जाएंगे। मतलब एक सिस्टमेटिक वे में कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पार्थ, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि ठीक है, अगर आपको वन लाइनर पढ़ना है तो आप मार्केट में 30-30 रुपए की किताबें ले सकते हैं। तो मैं और विवेक सर अपना फीडबैक आपसे जानना चाहते हैं कि आप तो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, मुझसे आपने हिस्ट्री और पॉलिटी 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, विवेक सर से आपने बायोलॉजी पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है। तो आप जब हमसे पढ़ते थे तो आपका ओपिनियन क्या था कि हम आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो 30 रुपए वाला या प्रॉपर वो वाला जो आपको चाहिए, वो मैं जानना चाहता हूँ। सर बायो मैंने कभी ली नहीं थी, 10th के बाद मैंने बायो पढ़ी नहीं थी, और आपका इनफैक्ट जीएस का जो हमारा पहला बैच ही स्टार्ट हुआ तो बायो से ही विवेक सर ने स्टार्ट किया था। हाँ जी, तो बायोलॉजी वो फर्स्ट क्लास में जब वो डेमो क्लास थी तो जब बैठा था मेरे को था कि मैथ्स हो गई है, मैथ्स समझ आ गई, मुझे मैथ्स की डेमो क्लास हो चुकी थी, अब उठ लूँ क्या, चलता हूँ मैथ्स में कर लेता हूँ, क्या इधर पे बायो में बैठा हूँ। बट फिर पढ़ना स्टार्ट किया हमने, ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही हमने कुछ शुरू किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हुआ था, तो फिर लगा नहीं वेट करते हैं, तो मैं डेली करता हूँ, मैं खाता हूँ, पता तो होना चाहिए हजम कैसे हो रहा है। तो फिर आई स्टेड देयर क्योंकि काफी इंगेजिंग था और मतलब लाइवली माहौल था क्लास का, तो अच्छा लगा, बायो में भी उस दिन इंटरेस्ट आया। फिर लेटर ऑन जब कोर्स में इनरोल हो चुका था, क्लासेस चल रही थी, तब आई थिंक एक सब्जेक्ट हमारा खत्म हुआ था एंड आपने हिस्ट्री स्टार्ट किया था। एंड एज ए सेड ग्रेजुएशन में मैंने क्लासेस अटेंड नहीं करी थी कॉलेज जाके, तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो उस वक्त पे थोड़ा एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा था कि यार हिस्ट्री ग्रेजुएट में यहाँ बैठा हूँ, सेकेंड ईयर में था ग्रेजुएशन की, मुझे कुछ नहीं पता था। बट आपने जिस तरह से क्रोनोलॉजी को काफी क्लियर करके पढ़ाया तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहा, तो वहां पे मैं रिव्यू कर रहा था कि यार कॉलेज में भी पढ़ लेना चाहिए था, सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग है, पढ़ाया तो सही जा रहा है। तो हाँ, फीडबैक अगर आप लोग को ऐसे पर्सनल लेवल पे दूं तो बहुत अच्छा रहा। सब्जेक्ट्स दोनों जो मुझे डर लगता था, बोरिंग लगते थे, डल सब्जेक्ट्स को भी इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया था। तो बायोलॉजी जो है वो मेरे पास पूरा है। एंड इफ एनी स्टूडेंट आउट देयर किसी को रेफरेंस चाहिए नोट्स के, तो मैंने बहुत मन से नोट्स बनाए थे टीचर्स के, क्लासरूम नोट्स, तो फील फ्री टू मेल मी, मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा, यू कैन जज फॉर योरसेल्व्स। अच्छा, जैसे आपने बताया कुछ